हेलो स्टूडेंट, शायद ये मेरा फोर्थ लेक्चर है एन स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर। तो इसके आगे भी जो है कॉन्टीन्यूटी में बड़ा टॉपिक है, तो इसको स्प्लिट कर करके जो है स्लिट्स की तरह हम छोटे छोटे पार्ट्स में ही स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था सिर्फ इंटरफेरेंस फिनोमिना की हेल्प से हम एन स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो अब हम कहाँ मूव कर जाएंगे, हम सिंगल स्लिट के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो हमने क्या किया है, एक सिंगल स्लिट कंसीडर कर ली और उसमें हमने पहले ही कंसीडर कर रखा था कि उसकी जो विड्थ है, ओपनिंग है, वो क्या है, ए उसका डायमेंशंस हैं और प्लेन वेव आ रही है। तो अब तक हमने प्लेन वेव ही कंसीडर किए हैं। तो ये हमारी प्लेन वेव आ रही है। तो वो जो एन स्लिट्स थी ना हमारे पास बहुत सारी, उनमें से सिर्फ हमने एक उठा ली है। तो इस ए और बी जो है इसका टॉप और बॉटम पॉइंट हैं और इस स्लिट्स की जो विड्थ है वो ए है। तो इस स्लिट का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट भी होगा। इस मिड पॉइंट को हमने a/2 कह दिया। तो a/2 के टॉप से और a/2 के बॉटम से दो रेज निकल रही हैं और ये कहीं स्क्रीन के ऊपर हमें दूर मिलने वाली है अगर हमने कन्वेक्स लेंस नहीं लगाया तो कन्वेक्स लेंस लगा दिया तो हमें स्क्रीन जो है पास में ही रखने से भी हमारे को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। तो हमने मान लिया कि जो 1 और 2 है जो किसी पॉइंट P पर पहुंचेगी वो कितने का एंगल का डेविएशन दिखा रही हैं, वो थीटा का दिखा रही हैं। अगर वो सीधा पहुंच रही तो इस लाइन के लिए तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो गई। तो एंगल थीटा से डेविएशन हो गया है। जो है लाइट हमने वो ली कंसीडर की है, रे हमने वो कंसीडर की है जो थीटा एंगल से डेविएट कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर कोई भी आपके पास सोर्स है तो वो सोर्स तो हर डायरेक्शन के अंदर लाइट एमिट करने वाला है। तो आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, θ1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने इस वाली रे के लिए P कह दिया, इस वाली रे के लिए P1 कह दिया। तो मुझे P स्टडी करना है तो मान लीजिए मैं θ1 ले लूँगी, मुझे P2 स्टडी करना है तो मैं θ2 ले लूँगी। तो ये इस तरह से हमारी जो है थ्योरी चलेगी। तो यहाँ पर थीटा एंगल से हमने इसको डेविएट कंसिडर कर लिया है, या मान लीजिए मुझे पी पॉइंट स्टडी करना था और पी पॉइंट पे वही रेस पहुँच रही हैं जो थीटा एंगल से डेविएटेड है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो मुझे पता है A1 से और 2 से जो रेस पहुँच रही हैं उनके बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होगा। और इसको आप बार बार जानते हैं कि ये पाथ डिफरेंस आप ये वाला निकालते हैं। The wavefront on each point on the wavefront going to interfere on as according to the Huygens principle. Huygens principle के लिए each point behaves like a spherical wavefront source. Point source की तरह काम करता है जो spherical wavefront निकालता है। तो आपका जो path difference है वो देखिए कितने का आ जाएगा यहाँ से, पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा का। और अगर ये पाथ डिफरेंस λ/2 के इक्वल हो गया, इसका मीनिंग देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर। ये अगर आप 1 से पहुँचा रहे हैं, 2 से पहुँचा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 हो गया, इट मीन्स P पॉइंट पर क्रस्ट पहुँचेगा तो ये वाला ट्रफ पहुँचाएगा, और ऊपर वाला अगर ट्रफ पहुँचाएगा तो नीचे वाला क्रस्ट पहुँचाएगा। इट मीन्स दे आर गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ए के नीचे आप पॉइंट लेंगे और 1 के नीचे आप पॉइंट लेंगे, 2 के नीचे भी आप पॉइंट लेंगे, इन दोनों के बीच में फिर λ/2 होगा। फिर इस लाइन के नीचे फिर लाइन ले लीजिए, रे ले लीजिए, फिर इस लाइन के नीचे फिर रे ले लीजिए, इन दोनों के बीच में फिर λ/2 होगा। तो जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी रेज, जितने भी आपकी वेव्स पहुंचने वाली हैं, दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये कैंसिल आउट करने वाली हैं। तो मीन्स सोर्स 1 and 2 causes destructive interference and we get minima at screen। किसी पॉइंट P पर हमें मिनिमा मिलने वाला है। तो अब अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है और पाथ डिफरेंस पता है, तो आपको पाथ डिफरेंस दे रखा है a/2 साइन थीटा। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2π/λ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हमने कह दिया। तो याद कीजिएगा इंटरफेरेंस के अंदर जो पाथ डिफरेंस दिखाया था वो d साइन थीटा दिखाया था, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस दिखा रहे हैं वो a/2 साइन थीटा दिखा रहे हैं। इसको आगे मैं बताऊंगी, आप इसको a भी तो कर सकते हैं। तो बीटा आपका यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है, वहाँ याद कीजिएगा फेज डिफरेंस हमने डेल्टा से शो किया था। तो बीटा इज इक्वल टू 2π/λ 1/2 a साइन थीटा।
अब ये देखिएगा, इसको याद करने का एक तरीका और भी है। जब आप यहाँ डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं तो आप एक स्लिट के अंदर ही तो रहेंगे ना, तो एक ही स्लिट से वेव स्टडी करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कितना है, मैक्सिमम रेंज क्या है, ए है। लेकिन अगर आप पिछले एक्सप्रेशन में याद करें तो हमने कुछ इस तरह से किया था, हमने दो स्लिट कंसीडर की थी, तो इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप था वो कितना था, ए प्लस बी था, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, डी से। तो वहाँ पर गैप ही डी था तो डी लिया था, यहाँ पर गैप ही ए है तो ए ले लेंगे। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पाई अपॉन लैम्डा इंटू में ए साइन थीटा। तो अगर आपके पास ये लैम्डा बाय 2 है तो इस लैम्डा बाय 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है वो बीटा है, और बीटा की वैल्यू पाई अपॉन लैम्डा इंटू में क्या है हमारी, ए साइन थीटा है। तो एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द फील्ड्स फ्रॉम ए बी। अब देखिए ये बिल्कुल वही केस नहीं हो गया हमारा जो पीछे हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक ही स्लिट की बात कर रहे हैं, तो एक स्लिट की बात कर रहे हैं तो दुनिया जहान की हमने जो है पहुँचा दिए। सिंगल स्लिट में याद कीजिए ऐसे ही तो निकाला था, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स मुझे यहाँ किसी पॉइंट पी पे मिलने वाली हैं, और उसके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू याद कीजिएगा यही तो निकली थी, दैट इज आई बी, आई बीटा इज इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा, और बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। तो ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन याद आप देख सकते हैं पीछे के लेक्चर में, सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में दिस एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी डिडक्टेड, ऑलरेडी आप इसको निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा हमें मैक्सिमास की और मिनिमास की वैल्यू के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले बीटा की वैल्यू अगर पता चल गई तो इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो अब बीटा कहाँ से निकालें, बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, रख दीजिए, साइन थीटा की निकाल लीजिए, साइन थीटा यहाँ रखते ही बीटा निकल जाएगा, और बीटा निकलते ही हमारी क्या निकल आएगी, इंटेंसिटी निकल आएगी। तो हमने यहाँ पर यही काम किया है, थीटा की जगह या रख लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हमने ज़ीरो रख दिया, तो अगर साइन थीटा ज़ीरो रख दिया तो बीटा भी ज़ीरो होने वाला है, और अगर बीटा ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो तो ये 1 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई नोट। याद कीजिएगा साइन थीटा ज़ीरो कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जो आपको सीधा सीधा मिलने वाला है। दूसरा सोचिएगा हमारे पास क्या था, हमारे पास है कि याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने निकाला था पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ये अगर हम a बाई 2 ले रहे थे तो इसको हमने लैम्डा बाई 2 कर दिया था ना, और लैम्डा बाई 2 से क्या हो गया था, आपको मिल रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई, तो साइन थीटा को लैम्डा बाई ए रख दिया। तो अगर इसको आपने लैम्डा बाई ए रख दिया तो यहाँ रखिए इसको लैम्डा बाई, तो लैम्डा अपॉन में ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। तो रख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपके पास साइन पाई ज़ीरो, बीटा की जगह पाई रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाने वाला है, तो इंटेंसिटी मिल जाएगी आपको ज़ीरो। तो इंटेंसिटी हमें ज़ीरो मिल गई। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको पहले मान लीजिए यहाँ पर n रख रहे हैं, n की जगह 1 रखा था तो मिल गया हमें ये, n की जगह 2 रख दीजिएगा तो ये क्या है मिलने वाला है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए मिल जाएगा। ये अगर 2 लैम्डा अपॉन ए हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा अपॉन ए हो गई, तो ए से ए कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो बीटा की वैल्यू हमें 2 पाई मिल जाएगी। अब बीटा इज इक्वल टू 2 पाई अगर आपने यहाँ इस एक्सप्रेशन में रख दिया, साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 0, तो इंटेंसिटी 0 मिल जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, हमने 0 0 वाले सारे ढूंढ लिए, बस एक ही ढूंढा था आई नॉट वाला, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो हमने ले लिया साइन थीटा। पीछे याद कीजिएगा इंटरफेरेंस के केस में भी हमने इसको साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया था, ताकि इन दोनों को आप ग्राफ को क्या करवा दें, ओवरलैप करवा दें, ओवरलैप करवाते रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास। 0 रखा, आई नॉट इंटेंसिटी मिल गई।
उसके बाद लैम्डा बाय ए पर क्या मिल रही थी, डार्कनेस। याद कीजिएगा, लैम्डा ए पर डार्कनेस मिल रही थी, 2 लैम्डा ए पर भी डार्कनेस मिल रही थी, 0 मिल रही थी। तो लैम्डा अपॉन ए पे भी डार्कनेस मिल रही है, 2 लैम्डा अपॉन ए पे भी डार्कनेस मिल रही है। लैम्डा अपॉन ए लेफ्ट साइड में भी डार्कनेस, 2 लैम्डा अपॉन इस पे भी डार्कनेस। अब दोनों डार्कनेस के बीच में कोई ना कोई ब्राइटनेस तो होगी ना, इसको कैसे निकालें? पिछले वाला काम ही कीजिएगा, इन दोनों के बीच में ही तो होगी ये। इन दोनों के अगर बीच में है तो ये साइन थीटा की वैल्यू, ये 1 और ये 2, इन दोनों के अगर ये बीच में है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट इज इक्वल टू 1.5। भैया 1 और 2 के बीच में तो 1.5 ही होगा, 1.5 लैम्डा अपॉन में ए, यही तो होगी। या फिर इस 1.5 की जगह 3/2 भी तो लिख सकते हैं। तो हमने यही किया, हमने क्या किया, 1.5 लैम्डा अपॉन ए, या फिर इसको आप 3/2 लैम्डा अपॉन ए भी रख सकते हैं। जब आपको साइन थीटा की वैल्यू पता हो तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यहाँ रख दीजिएगा, कितना रखेंगे, 3/2 लैम्डा अपॉन ए। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपकी बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। इस बीटा 3/2 को जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, देन वी विल हैव द इंटेंसिटी। हमें इंटेंसिटी मिल जाती है 0.045, इतनी कम है। अगर ये टोटल इंटेंसिटी आई नोट है तो ये वाली तो हमें 0.045 मिलने वाली है, और परसेंटेज में कहें तो परसेंटेज में मिलने वाली है 4.5%। तो इतनी कम इंटेंसिटी एकदम से हो जाती है। इसी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो हमें पहला प्राइमरी मैक्सिमा मिलता है वो कम इंटेंसिटी का मिलता है एज कंपेयर टू द सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप ये देखिएगा, ए अगर बड़ा है यानी कि हमारी विड्थ चौड़ी है, लैम्डा ये जो आपके पास ए है अगर बड़ा हो गया तो क्या फ़र्क इसके ऊपर पड़ेगा, ए नहीं सॉरी, अगर ए छोटा हो गया तो लैम्डा अपॉन ए, ये देखिए विड्थ कैसे निकालेंगे, यही तो निकलेगी चौड़ाई, हाफ विड्थ निकालनी है तो यही तो चौड़ाई निकलेगी ना, दैट इज लैम्डा अपॉन ए। तो आप अगर ए को छोटा कर देंगे तो हाफ विड्थ क्या हो जाने वाली है, बड़ी हो जाने वाली है। तो आप स्लिट को जितना नैरो रखेंगे, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बहुत ही कम ओपनिंग की स्लिट थी, आपको सेंट्रल मैक्सिमा बहुत चौड़ा मिलने वाला है, वाइड मिलने वाला है। और अगर आपने ये वाली चीज़ स्लिट की विड्थ ज़्यादा कर दी तो आपको ये नैरो मिलने वाला है। तो प्रैक्टिकली तो जैसे लगता है कि ज़्यादा लाइट जा रही है तो चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए थी। प्रैक्टिकली ये भी लगता है जब लाइट ही कम पहुँच दे रहे हो तुम यहाँ पे, ओपनिंग ही छोटी सी दी है तो यहाँ पे भी कम होनी चाहिए थी। लेकिन जितनी नैरो ओपनिंग उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन, जितनी वाइड ओपनिंग उतना कम डिफ्रैक्शन। तो इस वजह से आपको नैरो ओपनिंग के लिए वाइड सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और वाइड ओपनिंग के लिए आपको नैरो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। अब विड्थ एक चीज़ पर और भी डिपेंड कर रही है, एक को तो हम डिस्कस कर चुके, बचा कौन, लैम्डा। सोचिएगा आपने रेड लेज़र का यूज़ किया है, आप ये जो स्लिट है इस स्लिट को पीछे से रेड लाइट डाल रहे हैं, तो अगर आपने रेड कलर का लेज़र का यूज़ किया है तो लैम्डा उसके लिए ज़्यादा होता है। लैम्डा अगर उसके लिए ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा मिलने वाली है। और बाय चांस मान लीजिए कि आपने ब्लू कलर की लाइट का यूज़ किया है, तो अगर आप ब्लू कलर की लाइट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होती है, तो आपको ये जो थिकनेस है सेंट्रल मैक्सिमा की ये कम मिलने वाली है। तो ब्लू के लिए हमें कम मिलेगी और रेड के लिए हमें ज़्यादा मिलेगी। तो हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, फॉर रेड लाइट लैम्डा इज लार्ज, सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ भी लार्ज। तो लार्ज आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी हो जाएगी। अब हमको स्क्रीन के ऊपर ये भी नहीं मिल रहा, तो स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस भी नहीं मिल रहा था, स्क्रीन के ऊपर हमें सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन भी नहीं मिल रहा, तो हमें स्क्रीन के ऊपर मिलेगा क्या, ड्यू टू एडिशन रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस अमंग डिफरेंट स्लिट्स, इंटरफेरेंस अलग अलग स्लिट्स के बीच में होता है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू ई स्लिट, डिफ्रैक्शन आपका एक ही स्लिट में बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनके बीच में जो इंटरफेरेंस होता है उसको आप डिफ्रैक्शन कह देते हैं। वी डोंट हैव सेम इंटेंसिटीज ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम्स। तो आप जब इन दोनों रिजल्ट्स को ओवरलैप करेंगे
क्योंकि हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और उसी टाइम स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो आप ये दोनों लाइट्स को ओवरलैप जब करवाएंगे, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट एन स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आप याद कीजिएगा कि एन स्लिट में इंटेंसिटी कितनी होगी। ये जो रिजल्ट हमें मिला था, ये मिला था ड्यू टू डिफ्रैक्शन, या कहिए ड्यू टू सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस फिनोमिना। और ये जो आपको रिजल्ट मिला था इंटेंसिटी का, ये मिला था मैनी स्लिट्स के बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो हो रहा है। तो इन दोनों को ओवरलैप करना पड़ेगा ना, सिंगल सिंगल का बिहेवियर क्या है और आपस में वो सारी स्लिट्स कैसे बिहेव कर रही हैं, वो आपस में सुपर इम्पोज कैसे कर रहे हैं। तो आपका एक तो हो गया सिंगल स्लिट का रिजल्ट, और एक आपके पास किसका हो गया, आपके पास हो गया इंटरफेरेंस का, मैनी का। तो ये जो दोनों ओवरलैप करेंगे, उनसे जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आपका किस चीज़ का है, वो रिजल्ट है हमारा एन स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का। तो यहाँ याद कीजिएगा, बीटा की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बीटा था आपका पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्लिट्स को, डेल्टा आपके पास दो स्लिट्स के बीच का फेज डिफरेंस था। तो दो स्लिट्स के बीच का जो डिफरेंस था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डी से रिप्रेजेंट किया था। और डी किसके बराबर था, डी इक्वल था आपका ए प्लस बी के इक्वल। और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, विड्थ ऑफ स्लिट को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों स्लिट्स के बीच में जो ओपेक पोर्शन जहाँ से लाइट एंटर नहीं कर रही है। तो हमें मिलने वाला है कुछ इस तरह का। तो अंदर वाला काम तो मिल गया है, हर एक स्लिट दूसरी स्लिट के साथ इंटरफेरेंस जो रिप्रेजेंट कर रही है। तो अंदर वाला तो मिल रहा है ड्यू टू द इंटरफेरेंस अमंग द स्लिट, और ये जो ऊपर वाला पैटर्न मिल रहा है ड्यू टू सिंगल स्लिट्स मिल रहा है ये। तो ये पैटर्न हमें मिलने वाला है। लेकिन स्क्रीन पे हमें क्या नज़र आएगा, स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, हमने रख दिया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सिंगल वेवलेंथ का, लैम्डा का कंसीडर कर लीजिए। इसके आगे हमने एन स्लिट्स लगा दी हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने डॉट्स दिखाई हैं, तो डॉट्स मैंने इसी तरह से दिखा दी कि मैंने शायद ये एक कार्डबोर्ड लिया है, और इस कार्डबोर्ड में मैंने पिन से छोटे छोटे क्या कर दिए हैं, होल्स बना दिए हैं। तो इससे मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाली है, डॉट्स मिलने वाली हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लाइनें लगाई होती ना, तो मुझे यहाँ पे भी लाइनें मिलने वाली थी। तो ये जो पैटर्न है, ये डिपेंड्स कि आपने ये जो स्लिट्स हैं, इनकी शेप कैसे ली है। तो आप ये देखिए, बीच में जो मुझे ये ब्राइट पोर्शन मिल रहा है, अब ये मत सोचिएगा कि स्क्रीन आपने यहाँ लगा दी इतने से पोर्शन में, और आप ये कह दें जी इसका सेंटर तो यहाँ है, ये ऐसे नहीं चलेगा। सेंटर आपने इसके हिसाब से लेना है, और इसके हिसाब से मत लीजिएगा, इनसे स्क्रीन के ऊपर जो सबसे ब्राइट और सबसे वाइट पैटर्न आपको मिलने वाला है ना, जो इंटेंसिटी मिलने वाली है, ये है आपका सेंटर, आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंटर। तो आप इस स्क्रीन को चाहे ऊपर खींच दो और चाहे स्क्रीन को नीचे ले आओ, सेंटर हमेशा आपका ये रहेगा, चाहे आपको स्क्रीन पे दिखे और चाहे ना दिखे। तो स्क्रीन को कुछ ऐसे लेके आना है हमें कि हमें ये ओ नज़र आए, ये बीच का पोर्शन जो है हमें नज़र आए। तो बीच में हमें ये पोर्शन बड़ा वाइड सा मिलता है और सबसे ज़्यादा ब्राइट मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे मिलता है ये मेरा प्राइमरी मैक्सिमा। तो ये जो प्राइमरी मैक्सिमा है, इसमें आपको ये वो मिला है जब आपने ये वाला पॉइंट जो आपको मिल रहा है, ये वाला, ये मिल रहा है आपको। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी बहुत सारे मैक्सिमास मिनिमास हैं। तो ये दे आर लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो मुझे इसके अंदर कुछ ज़्यादा पैटर्न नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी ये जो सेंटर वाला था ना, सेंटर वाला तो हमारा ये था, ये वाला। अब सोच के देखिएगा, ये बहुत क्लोज नियर बाय टू ईच अदर है, तो ये मुझे नज़र नहीं आने वाले। और एक बात और भी याद करके देखिएगा कि इनके बीच में ये जो आपके थे दो ज़ीरो ऑर्डर लाइन और फर्स्ट ऑर्डर लाइन, इनके बीच में भी याद कीजिएगा n-1 डार्क पोर्शन मिले थे आपको, एंड दीज डार्क पोर्शंस आर लाइंग वेरी नियर बाय टू ईच अदर, बहुत नियर बाय हैं, मुझे ये भी नहीं मिलने वाले। यानी कि ये दोनों पिक्स बहुत पास में हैं। तो मुझे
ब्राइटनेस यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलने वाली है। तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो गई, फिर आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम हो गई। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वही सेपरेशन इन दोनों के बीच में है, और वही सेपरेशन इन दोनों के बीच में है। सेपरेशन आपका सेम रहेगा। सेपरेशन याद कीजिएगा कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये सेपरेशन कितने का था आपका, ये लैम्डा बाय ए का है, उसके बाद 2 लैम्डा बाय ए का है। तो मिनिमास विल डिसाइड ना कि मैक्सिमास कहाँ मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये सेपरेशन मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, यहाँ मुझे एक डॉट मिलने वाली थी, तो एक कुछ ना कुछ यहाँ पे मान लो मिसिंग है। फिर मुझे यहाँ मिल रही है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट डबल डिस्टेंस से यहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो कुछ ऑर्डर मिस हो जाते हैं, कुछ ऑर्डर्स गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरफेरेंस का जो मैक्सिमा है वो डिफ्रैक्शन के मिनिमा के ऊपर गिर जाता है। तो और इंटेंसिटी दोनों की सेम होती है। तो सोच के देखिए, डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा, या फिर उल्टा कह दीजिए कि इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन का मिनिमा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो इस तरह से उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है, और इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो इंटेंसिटी सेम होगी तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाली है, डार्कनेस मिलने वाली है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिन पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो सम पैटर्न्स और सम लाइंस और सम डॉट्स आर मिसिंग, वो डॉट्स आपकी यहाँ पर मिस हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, देयर आर सम मिसिंग पीक्स where maxima due to interference falls on minima of diffraction। आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो 180 का फेज डिफरेंस है, तो है तो दोनों ही मैक्सिमा एक तरीके से। तो यहाँ पर इसको मैं मिनिमम कहने की बजाय मैं इसको मैक्सिमम यूज़ करूँ वर्ड इन अपोजिट फेज, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इंटेंसिटी एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट करने वाली है। अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमम may be absent if it is corresponding to the angle which also determines the minimum of single slit diffraction pattern। तो ये देखिए क्या कहने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं डिफ्रैक्शन से हमें एक पैटर्न मिला, और उस पैटर्न ने कैंसिल आउट किसको कर दिया, उसने कैंसिल आउट कर दिया जो इंटरफेरेंस से हमें पैटर्न मिल रहा था। तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये कौन सा प्रिंसिपल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम ये इंटरफेरेंस वाले की बात कर रहे हैं। तो वो कैंसिल आउट हो गया, किससे कैंसिल आउट हो गया, वो डिफ्रैक्शन से कैंसिल आउट यहाँ पर हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, आपको समझ में आ जाएगा। दिस विल हैपन व्हेन, ये याद कीजिएगा, ये डी जिसमें आ जाता है A+B, तो ये इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जब ए आ जाता है तो एक ही स्लिट की बात कर रहे हो ना तुम, तो ये डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस, लेकिन ये सिंगल स्लिट वाली इंटरफेरेंस है आपकी, ये सिंगल स्लिट की है, ये आपस की सारी स्लिट्स कर रही हैं। तो अब ये देखिए, ये वाली जो कंडीशन थी, ये कंडीशन किस चीज़ के लिए थी, ये कंडीशन हमने ली थी मैक्सिमा के लिए। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर आपने बराबर कर दी, यानी कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा कर दिया, या फिर एम की वैल्यू रखते चले जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते चले जाइए, तो वहाँ पर डी और ए की रेशो आ जाएगी। इनडायरेक्टली डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A+B को। तो A+B साइन थीटा, नीचे क्या आ गया आपका A साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर मैं एम लैम्डा कह रही हूँ, इसको पी लैम्डा कह दो, तो ये एम लैम्डा हो जाएगा, ये पी लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। और अगर हम यहाँ पर पी की जगह 1, एम की जगह 2 रख दें, या कुछ भी वैल्यूज़ रख दीजिए, ओवरऑल ये मान लीजिए कि कभी ये 1 आ रहा है, कभी ये 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, बस उसको फ्रैक्शन में मत रखिएगा। तो इनडायरेक्टली आप कर क्या रहे हैं, इनडायरेक्टली आप ए और बी के बीच का रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं। तो या तो ए इज इक्वल टू बी निकलाए, या बी इज इक्वल टू A/2 हो जाए, या बी इज इक्वल टू A/3 हो जाए। यानी कि जो ओपेक पोर्शन है जिसमें से लाइट नहीं जा रही, वो दोनों स्लिट्स के विड्थ की हाफ के इक्वल हो या 1/3 के इक्वल हो, तो कुछ लाइन मिसिंग मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, इसमें जो मिसिंग लाइन है वो हमें
यही शो कर रही हैं कि अगर ओपेक पोर्शन के बीच में और जो हमारी स्लिट की विड्थ है, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही होगा। तो देयर आर ऑलवेज सम मिसिंग लाइंस, तो वहाँ पर हमें मिसिंग लाइन मिलने वाली हैं। तो मिसिंग लाइन की वैल्यूज़ बढ़ जाती है अगर आपकी एन की वैल्यू बढ़ जाए तो नंबर ऑफ स्लिट्स अगर बढ़ रही हैं तो वहाँ पर हमारी मिसिंग लाइंस का नंबर भी, या मिसिंग जो पैटर्न है, मिसिंग मैक्सिमाज जो हैं, तो वहाँ पर भी हमारी क्या हो जाती हैं, वो जो नंबर है मिसिंग्स का वो बढ़ जाता है। तो दिस इज अबाउट द थ्योरी ऑफ एन स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, और इसके न्यूमेरिकल्स और इसकी छोटी छोटी डिटेल्स कि मिसिंग कैसे हो गया, और आप जो है वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद वेरिएशन ऑफ थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, इन चीज़ों को, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।